तो उन्होंने कहा कि वो कोई नहीं होते बात करने वाले। वो बोल रहा है कि मैं बॉर्डर कंट्रोल हूँ, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा मैं आपको जाने नहीं दे सकता। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। नमस्ते। उज्बेकिस्तान। नो आई हैव मनी। क्योंकि आगे जाके अभी कोविड टेस्ट दोबारा से होगा, हालांकि मैंने यहाँ पे भी करवाया। तो गाइस फाइनली बॉर्डर क्रॉस हो गया है, उज़्बेकिस्तान में एंटर हो गया हूँ। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मैंने सारे पैसे इनको दे दिए 1.5 लाख, लेकिन लैंग्वेज की बहुत दिक्कत है, वो समझ नहीं आ पा रहा है ढंग से। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनमें काफ़ी दिक्कत रहती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत है जो बॉर्डर का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट था। वो कहते तो उन्होंने मेरे को सीधा बोल दिया कि भाई आपको हम एग्जिट नहीं करने देंगे, या उसके बाद आप आते हो नो मैंस लैंड में और जो किसी कंट्री का नहीं होता, आपको पैदल चल के क्रॉस करना होता। मेरे पूछा, मैं कहा मैं इंजीनियर हूँ तो Ya prima, Malaysia, Uzbekistan yaxshi ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको मेरी किर्गिस्तान सीरीज़ में जितने ही वीडियोस आए अच्छे लग रहे होंगे, काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया कि मैं था ओश सिटी में, और अभी सुबह का टाइम है काफ़ी, और मैं बहुत जल्दी उठ के निकल रहा हूँ। ये शहर ही नहीं, ये स्टेट ही नहीं, ये कंट्री छोड़ रहा हूँ इस टाइम पे। इस टाइम में मैं जा रहा हूँ मेरी नई कंट्री में। जैसे कि बहुत इंस्टाग्राम पे बात चल रही थी, काफ़ी लोगों ने जज भी कर लिया था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो यहाँ से एक बॉर्डर टच कंट्री है, तजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और कज़ाकिस्तान है, लेकिन मेरा प्लान है अभी उज़्बेकिस्तान जाने का। उसका वीज़ा मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा लग चुका है उज़्बेकिस्तान के वीज़ा का। और अभी यहाँ से जो नियरेस्ट बॉर्डर है वो ओश सिटी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का है, जिसको क्रॉस करने के लिए मतलब जिस तक दोस्तुक बॉर्डर कहलाता है, और वहाँ तक जाने के लिए हम क्या नाम है हम माशरुत का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सामान काफ़ी होता है तो इस छोटे रूट पे माशरुत का यूज़ करना ठीक नहीं है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ टैक्सी। तो ये भैया है, मुझे अभी टैक्सी से वो बॉर्डर तक छोड़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे कैसे बॉर्डर क्रॉसिंग में क्या होता है, उस साइड पे कौन सी जगह हैं वो मैं आपको पहुँच के दिखाता हूँ, क्या प्रोसेस रहता है वो सब मैं आपको पहुँच के बताता हूँ। तो गाइज़ उज़्बेकिस्तान जाने के लिए मैंने लिया स्टिकर वीज़ा। उज़्बेकिस्तान का स्टिकर वीज़ा बहुत ही ईजी होता है। मैंने लिया ये बिश्केक में एम्बेसी ऑफ उज़्बेकिस्तान से। मैंने पे किए $55, साथ ही जमा कराए कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक एप्लीकेशन फॉर्म। यही सब चाहिए होता है उज़्बेकिस्तान के स्टिकर वीज़ा के लिए। प्रोसेसिंग टाइम इसमें लगा 48 घंटों का, और इंडियंस को कोई भी लेटर ऑफ इनविटेशन नहीं चाहिए होता है। पाकिस्तान सिटीजन्स को एक लेटर ऑफ इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये सामने की तरफ है उज़्बेकिस्तान। तो गाइस नेक्स्ट कंट्री में जाने के लिए कोविड टेस्ट कराने आया हूँ। मैं हूँ इस समय ओश सिटी में, किर्गिस्तान में। पीछे है एक्वा लैब, और यहीं से अभी मुझे कोविड टेस्ट कराना है, तभी मैं अपना नेक्स्ट कंट्री में जा पाऊँगा। तो चलते हैं अंदर। तो गाइस कोविड टेस्ट हो गया है। यहाँ पे खर्चा आया लगभग 1700 सोम इंडियन में हो गए, लगभग 1500 या शायद थोड़े और कम। और इतना यहाँ पे फिक्स रेट है लोकल के लिए या बाहर के लोगों के लिए। और अंदर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, फिर भी मैंने थोड़ा सा बना लिया। और बाकी रिपोर्ट इसकी आएगी लगभग 24 घंटे के बाद। उन्होंने टाइम तो दिया है 5 बजे के बाद का, ऑनलाइन लिंक दिया है, वहाँ से चेक करके मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ठीक है अभी के लिए। तो गाइज़ अभी के लिए पहुंचा हूं उज़्बेकिस्तान बॉर्डर, और पीछे किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर है। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं। पहले किया है जबकि इंडिया नेपाल का किया है, लेकिन उसको इतना इंटरनेशनल फीलिंग आती नहीं है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा डर भी है कि क्या हो पाएगा। बाकी यहाँ पे सारी ऐसे नमस्ते
उज़्बेकिस्तान जा। तो काफ़ी यहाँ पे ऐसे करेंसी एक्सचेंज बने हुए हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे आगे जाके कोविड टेस्ट होना है, मुझे पता लगा है। हेलो नो आई हैव मनी। तो लोग काफ़ी मज़े ले रहे हैं यहाँ पे, कोई नमस्ते कर रहा है, कोई हेलो कर रहा है, कह रहे करेंसी एक्सचेंज करवा दो, क्योंकि आगे जाके अभी कोविड टेस्ट दोबारा से होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे भी करवाया, लेकिन अभी आगे जाके दोबारा से होगा और उसकी पेमेंट सूम में ही करनी पड़ती है, उज़्बेकी सूम में। इसलिए थोड़े से मैंने पहले एक्सचेंज करा लिए हैं, बाकी नेक्स्ट सिटी पहुँच के कराता हूँ और अपडेट देता हूँ आपको आगे क्या है क्या नहीं है। तो वैसे फाइनली बॉर्डर क्रॉस हो गया है, उज़्बेकिस्तान में एंटर हो गया हूँ। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या क्या दिक्कत का सामना किया मैं पहुँच के बताता हूँ, क्योंकि अभी टैक्सी वेट कर रही है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, नियर सिटी है एंडीजन जाता हूँ, वहाँ जाके आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कुछ हुआ मेरे साथ यहाँ पे। तो वैसे अभी मैं पहुंचा एंडीजन के एप्टो वॉक्स वाले बस स्टेशन पे, और सबसे पहला काम मुझे यही चाहिए कि यहाँ पे मुझे एक सिम कार्ड चाहिए ताकि मैं नेविगेट कर पाऊँ जहाँ मुझे जाना है जहाँ पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे आपको हर जगह वाईफाई नहीं मिल पाता है। तो ये पीछे की साइड पे बाहर की साइड पे एप्टो वॉक्स चल रहा। अभी मैं आया हूँ पहले एक सिम कार्ड लेने। तो यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन मेरी एक दोस्त है जिनके पास मैं वॉलंटियर करने वाला हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि यूजी मोबाइल यूजी टेलीकॉम करके एक कंपनी है जिसका इंटरनेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं अभी उसी का सिम खरीद रहा हूँ। सिम कार्ड यहाँ पे थोड़े महंगे होते हैं, लगभग अभी मुझे पोस्टिंग आ रही है लगभग 1.5 लाख यहाँ की जो लोकल करेंसी है इंडियन में, आई गेस अराउंड 1000 या फिर 1200 रुपये के आसपास बनेंगे। तो ये पहले मैं सिम कार्ड ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का सब कार्यक्रम हो पाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसी मशीन लगी हुई है जिनमें डाल के रिचार्ज करना पड़ता है। इवन तो भैया की शॉप है, इन्होंने शायद मुझे सिम दिया है, लेकिन मैंने सारे पैसे इनको दे दिए 1.5 लाख। तो हम अभी इसके अंदर डाल के कुछ कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज की बहुत दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है ढंग से। बट मेरे ख्याल से ज़्यादा मुझे समझ आ रहा है कि इसमें डाल के रिचार्ज जो प्लान एक्टिवेट करेंगे वो इसमें डाल के करेंगे। बाकी देखता हूँ अभी। तो गाइस ये जो आज मैंने अभी एक बॉर्डर क्रॉस किया, एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, इसके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई थी। और काफ़ी मतलब इन जो CIS कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें काफ़ी दिक्कत रहती है एंट्री एग्ज़िट करते हुए वीज़ा को लेके, क्योंकि रूल्स काफ़ी क्लियर नहीं होते। वीज़ा एक्सपायरी, ये वो, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे पंगे होते हैं। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ भी रहे थे कि कैसे कैसे है प्रोसीजर। तो जितना मुझे अब समझ आया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो कोई भी अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो पहले आपको एक कंट्री से एग्ज़िट करना होता है। तो यहाँ मुझे एग्ज़िट करना था किर्गिस्तान से, और तो किर्गिस्तान से एग्ज़िट करने में थोड़ी दिक्कतें आई, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। जो बॉर्डर कंट्रोल गार्ड था उससे काफ़ी मिन्नतें करनी पड़ी, बहुत समझाना पड़ा, बहुत उसको सॉरी भी बोला, तब जाके उसने मुझे अलाउ किया। दिक्कत ये आ गई थी कि इनमें क्या होता है कि जैसे एक तो वीज़ा की एक्सपायरी डेट होती है कि वीज़ा स्टार्ट, और वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है कि हाँ इससे इस डेट तक आप उसमें एंटर कर सकते हो। तो काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपको एक टाइम मिलता है कि उसके अंदर आप कि उस टाइम के अंदर आपको कंट्री में एंटर करना होता है, और उसके बाद जितना आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, जैसे 30 डे का वीज़ा है तो आप 30 डे उसके बाद रह सकते हो। तो जैसे दुबई वगैरह में सब ऐसे ही होता है कि आपको वीज़ा वैलिडिटी पीरियड में सिर्फ एंटर करना होता है, उसके बाद जितना आपकी वीज़ा की ड्यूरेशन है आप उतने दिन रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो वीज़ा जो आपका वीज़ा आया है, जो भी टाइप का वीज़ा है, उसमें जो एंड डेट है, अगर आप उससे 2 दिन पहले भी एंटर कर रहे हो और उसका आपका वीज़ा का आपका जो ड्यूरेशन 30 डे वीज़ा है, 60 डे वीज़ा है, तो आप सिर्फ वो 2 दिन ही रह सकते हो। जो वीज़ा के ऊपर मार्क डेट है एग्ज़िट की, आपको उस दिन वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा जो वीज़ा एक्सपायरी डेट था वीज़ा के ऊपर, वो था 13 मार्च का, और आज है 17 मार्च। तो 4 दिन ऊपर हो चुके थे। तो उन्होंने मेरे को सीधा बोल दिया कि भाई आपको हम एग्ज़िट नहीं करने देंगे, आपके पास एग्ज़िट वीज़ा नहीं है। फिर मैंने उनको वो ग्रीन कॉरिडोर का जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो उसका मैं एक प्रिंट आउट निकाला था। थैंक गॉड मैं उसका एक प्रिंट आउट निकाल लाया था, वो भी रशियन में। तो मैंने उनको वो दिखाया कि ऐसे ऐसे करके आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है ये वो। तो और मैंने उनको ये भी बताया रशियन में थोड़ा सा कन्वर्ट करके कि मैंने आपके ऑफ़िस में कॉल भी किया था, लेकिन
उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको वीज़ा एक्सटेंशन की या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो कोई नहीं होते बात करने वाले, वो बोल रहा है कि मैं बॉर्डर कंट्रोल हूँ, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा मैं आपको जाने नहीं दे सकता। तो उसको मैंने काफ़ी बार बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मैं टूरिज़्म प्रमोट करता हूँ और टूरिज़्म का, तो काफ़ी उनको समझाने के बाद बार बार गूगल ट्रांसलेट यूज़ करने के बाद फाइनली वो मान गए और उन्होंने मुझे जाने दिया किर्गिस्तान से। तो गाइस जो इसके बाद सेकंड स्टेप आता है, आपने एक कंट्री से एग्जिट तो कर लिया, आपके ऊपर एग्जिट से आपके पासपोर्ट के ऊपर एक एग्जिट का ठप्पा लग गया। उसके बाद आप आते हो नो मैंस लैंड में, और जो किसी कंट्री का नहीं होता, आपको पैदल चल के क्रॉस करना होता है। तो वो मैंने पैदल क्रॉस किया, ज़रा 100 मीटर का डिस्टेंस होगा, वो क्रॉस किया। उसके बाद मैं आया उज़्बेकिस्तान साइड पे। तो अब यहाँ की एंट्री इमिग्रेशन मम्मी को क्लियर करनी थी। तो यहाँ मेरे अभी 1-2 फ्रेंड भी आए थे, मतलब कुछ नोन टू लोग हैं जो आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको एक कोविड टेस्ट करवा के आना है किर्गिस्तान से ही, और उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ पे आके आपको फिर से एक रैपिड टेस्ट होगा और उसके बाद आप इमिग्रेशन की तरफ जाओगे। तो पहले आपको एक ये जो मेडिकल है ये क्लियर करना है, उसके बाद आप दूसरी जगह पे आगे इमिग्रेशन के लिए जा सकते हो। तो मैं भी उसी तैयारी से आया था कि हाँ पहले एक कोविड टेस्ट मैंने अपना ओस्ट से ही करवा लिया था, किर्गिस्तान से करा लिया था, और सेकंड मेरा प्लान था कि अगर ये कहेंगे तो मैं यहाँ पे रैपिड टेस्ट करा लूँगा। लेकिन लकीली इन्होंने मेरा जो पुराना टेस्ट देखा किर्गिस्तान वाला, इन्होंने मेरे को कहा नहीं कि आपको दूसरा टेस्ट की ज़रूरत है। वैसे काफ़ी लोगों का वो कर भी रहते, वहाँ पे ऑन द स्पॉट एक अलग से काउंटर बना हुआ था, लेकिन मेरे को उन्होंने क्लियरली कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा इमिग्रेशन पे जा सकते हो। तो अच्छी बात थी, मेरे बच गया। लेकिन अगर आप कभी आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपसे मांग लें, क्योंकि मेरे जो पहले फ्रेंड आए थे उनसे उन्होंने दोबारा करवाया था टेस्ट, और उसकी अब पेमेंट आपको सिर्फ इसमें करनी पड़ती है, लोकल किर्गिज़ उज़्बेकी सोम में करनी पड़ती है। अराउंड 1.5 लाख के आसपास उज़्बेकी सोम लगते हैं, जो मेरे ख्याल से $14-15 के आसपास होते हैं, इतना उसकी रैपिड टेस्ट की फ़ीस होती है। तो मेरा उन्होंने वो नहीं किया। उसके बाद बारी आती है इमिग्रेशन की। तो उज़्बेकिस्तान साइड पे इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ रहा। उन्होंने पूछा आप कहाँ जाने वाले हो, तो मैंने कहा कि मैं ताशकंद जाऊँगा और 1-2 जगह और जाना है टूरिज़्म में, और उसके बाद मैं वापस इंडिया निकल जाऊँगा। उसके बाद उनको आगे का मैंने उनको कोई प्लान नहीं बताया। तो फिर जितने ज़्यादा आप बताओगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको बस सिंपल रखो कि हाँ मैं आपके यहाँ घूमने आया हूँ और मैं एंड करके अपनी कंट्री वापस चला जाऊँगा। तो उज़्बेकिस्तान से बहुत ही ईजी था, लगभग 10-15 मिनट के टाइम में बैग का चेकअप हुआ। उसमें उन्होंने देखा कि कैमरा वैमरा है, तो कि उन्होंने मेरे पूछा, मैं कहा मैं इंजीनियर हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने मेरे को ईजिली पास कर दिया, लगभग 10-15 मिनट का टाइम लगा और उज़्बेकिस्तान का इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया। और बाहर निकलते ही हमेशा की तरह ऐसे बहुत सारे टैक्सी, लगभग 100-200 टैक्सी ड्राइवर उमड़ के मेरी तरफ आ गए, और वहाँ से फिर मैंने फटाफट लेके टैक्सी लेके निकला और मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट बस स्टॉप है, ये है एंडीजन का बस स्टॉप। लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी है, और बॉर्डर से मुझे यहाँ आने में लगे 20,000 उज़्बेकी सोम। तो थोड़े ज़्यादा हैं, वैसे नॉर्मली 10-15 हज़ार लगते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे अब हम थोड़ा इससे माहौल ऐसा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, और मैं इतना वेट भी नहीं करना चाहता कि वहाँ पे कैब ड्राइवर्स ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। तो मैं अभी आया हूँ इस एंडीजन के बस स्टेशन पे, और लोकल सिम वगैरह मैंने ले लिया है, और अभी प्लान है यहाँ से आगे की जर्नी करने का। तो गाइस ये है एंडीजन का बस स्टेशन, या फिर इसको कहते हैं अब तो वॉकवेल। तो अभी यहाँ से मुझे आगे जाना है, थोड़ा इंटीरियर में जाऊँगा, क्योंकि ये कोई ऐसी टूरिस्टिक जगह नहीं है, ये एक जस्ट एक बॉर्डर टाउन है। तो मुझे जाना है थोड़ा, एक तो सुना है फरगना वैली, बहुत ही सुंदर वैली है, उसमें कहीं जाने वाला हूँ मैं, एक किसी के यहाँ वॉलंटियर करने वाला हूँ। तो अभी मुझे ऑप्शन मिल रहे थे यहाँ से कि मैं टैक्सी से भी जा सकता हूँ, या फिर यहाँ बसेस भी चलती हैं। तो मैंने सोचा कि बस से जाया जाए, काफ़ी सही वॉल्वो टाइप की बस लग रही है। तो अभी इसका मैंने टिकट लिया है, एक 2-3 बसेस चेंज करनी पड़ेंगी, तब मैं पहुंचूंगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो अभी ये जो फरगना को जा रही है, फरगना कोई एक टाउन है और एक वैली भी है, काफ़ी फेमस है, मैंने पहले नाम सुना भी हुआ है। तो उसके लिए मैं बस ले रहा हूँ। 10,000 उज़्बेकी सोम की टिकट लगी है, तो लगभग हो गए हमारे इंडियन में 70-80 रुपये, और अच्छी बस लग रही है, बढ़िया बस लग रही है। तो अभी इसका सफ़र करता हूँ, और आगे जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ पहुँचता हूँ आपको अपडेट करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा लोकल जितना हो सके। वैसे तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी मुझे एक लोकल मिल गए थे जिनको इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि हाँ कैसे करके क्या करना है। तो बैग मैंने भी यहाँ पीछे की तरफ बैग रख दिया है, उसमें बड़ा बैग है, छोटा बैग मैं अपने साथ रखूँगा। बाकी आगे का देखते हैं अभी कैसा होने वाला है सफ़र। एक बस और एक माशरुत का बदल के पहुंच तो गया हूं मैं। इस कोकन नाम की कोई जगह है, कोई सिटी है, और यहां से मुझे अभी थोड़ा सा और दूरी तय करनी है, और फिर मैं पहुंचूंगा
बेशिर्क ऐसे नाम की कोई सिटी है, जहाँ पे मेरे होस्ट मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और बाकी चल ही रहा है ऐसी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदलता जा रहा हूँ। करने को मैं टैक्सी भी कर सकता था, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अलग ही मज़ा आता है। तो अब फाइनली एक टैक्सी में बैठा हूँ जो मुझे एक और बस स्टेशन तक लेके जाएगी। वहाँ से मुझे फाइनली बेशिर्क की बस मिलेगी और मैं पहुँच जाऊँगा फाइनली मेरे होस्ट के पास। Я правильно? Alles klar, Uzbekistan yaxshi yuribsizlar. Okay. बाय बाय। Bye bye.